सदस्य में कौन कौन थे? तो याद रखिएगा, एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 सदस्य न्यायाधीश थे। कंपनी का शासन जो है ना दोस्तों, वो 1773 ईस्वी से शुरू होता है। 1773 ईस्वी में शुरू होता है और बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। और इस पद पर बैठने वाला पहला व्यक्ति कौन होगा दोस्तों? तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं आरपी सर, आप सभी लोगों का डिस्कवरी एच एकेडमी के यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन और क्रांतिकारी इस्तकबाल है। हम लोगों ने कल संविधान सभा के पूरे कार्यशैली तक को पढ़ लिया था। आज जो हमारी क्लास है संविधान सभा के प्रथम अध्याय का चौथा वीडियो होगा दोस्तों। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे अधिनियम। तो याद रखिएगा, हमारे संविधान के विकास के लिए, हमारे भारत का संविधान के विकास के लिए कुछ अधिनियम थे और अधिनियम की 2 श्रेणियां थी। तो आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग बना सकते हैं, भारत के संवैधानिक विकास का अधिनियम। हेडिंग रहेगा दोस्तों, भारत के संवैधानिक विकास का, भारत के संवैधानिक विकास का अधिनियम। अधिनियम को इंग्लिश में हम लोग एक्ट भी बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सवाल उठता है, यह अधिनियम कितने प्रकार के थे और कब से कब कौन चला? याद रखिएगा दोस्तों, यह अधिनियम 2 तरह से था। पहला जो अधिनियम था दोस्तों, वह कंपनी का शासन था। पहला अधिनियम था कंपनी का, पहला अधिनियम था दोस्तों कंपनी का शासन। पहला अधिनियम था दोस्तों कंपनी का शासन। और दूसरा अधिनियम था ब्रिटिश ताज का शासन। दूसरा अधिनियम था दोस्तों ब्रिटिश ताज का शासन। ये टॉ है, ब्रिटिश ताज का शासन। अब सवाल उठता है दोस्तों कि कंपनी का शासन कब से कब तक चला और ब्रिटिश ताज का शासन कब से कब तक चला? तो याद रखिएगा, कंपनी का शासन जो है ना दोस्तों, वो 1773 ईस्वी से शुरू होता है। 1773 ईस्वी में शुरू होता है और 1853 ईस्वी में यह समाप्त हो जाता है। अभी हम लोग सभी अधिनियम पर बात करेंगे। जबकि ब्रिटिश ताज का जो शासन है वो 1858 से शुरू होगा और 1947 तक चलेगा। 1858 से शुरू होगा और 1947 तक ये चलेगा दोस्तों। अब इसी कड़ी में हम लोग सभी अधिनियम को एक एक करके देखेंगे और उसके इंपॉर्टेंट पहलुओं को भी देखेंगे, उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं दोस्तों। आप लोग भी हेडिंग बनाइएगा अगर बनाना चाहते हैं तो। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, सबसे पहला अधिनियम जो है दोस्तों वो है, सबसे पहला अधिनियम जो है दोस्तों वो है 1773 का, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का दोस्तों रेगुलेटिंग एक्ट। अब हम लोग इस पर बात करेंगे, इसके तमाम पहलुओं पर बात करेंगे, इसमें क्या क्या बातें कही गई थी, क्या क्या इंपॉर्टेंट तत्व थे। सबसे पहले याद रखिएगा, इस अधिनियम को नियामक अधिनियम भी कहते हैं दोस्तों। याद रखिएगा, इस अधिनियम को लोग दोस्तों क्या क्या कहते हैं? इस अधिनियम को दोस्तों हम लोग नियामक अधिनियम भी कहते हैं। सभी चीज लिखना संभव नहीं है दोस्तों, मैं बोल दूंगा, आप उसे नोट कर लीजिएगा। तो वीडियो ज्यादा लंबा होगा तो फिर मजा भी नहीं आएगा। इस अधिनियम को दोस्तों हम लोग नियामक अधिनियम भी कहते हैं। अब सवाल उठता है, हमारे भारत देश में, अंग्रेज शासित भारत में, क्या पहले इस अधिनियम से पहले गवर्नर था? तो हाँ था दोस्तों। इससे पहले हमारे यहाँ गवर्नर था और गवर्नर का पद कहाँ पर था दोस्तों? बंगाल में था। याद रखिएगा, कहाँ पर तक था सीमित? सिर्फ बंगाल तक सीमित था। तो अब सवाल उठता है, इस अधिनियम से क्या हुआ? तो याद रखिएगा, बंगाल के जो गवर्नर थे ना, इस बंगाल के जो गवर्नर थे, ये इनका नाम बदल दिया गया और इनके शक्ति को बढ़ाया गया, इनके क्षेत्राधिकार को बढ़ा दिया गया। याद रखिएगा, इसी अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का जो गवर्नर था उसका नाम पड़ गया बंगाल का गवर्नर नाम दे दिया गया। ये ध्यान रखिएगा। और इस पद पर बनने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम था दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स। क्या नाम था दोस्तों? वारेन हेस्टिंग्स नाम था। ये भी ध्यान में रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके क्षेत्राधिकार को बढ़ा जाएगा। ये पहले सिर्फ बंगाल तक सीमित थे, अब इनको बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी का अधीक्षण करने का अधिकार दिया। याद रखिएगा, बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी का अधीक्षण करने का अधिकार दिया। इसी अधिनियम के तहत
कंपनी के लिए पहली बार लिखित संविधान पेश किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी के लिए पहली बार लिखित संविधान। और इसी के तहत कलकत्ता में 1773 अधिनियम के तहत कलकत्ता में 1774 में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। दोस्तों ये भी ध्यान में रखिएगा, एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1774 में। और इसमें कितने सदस्य थे तो याद रखिएगा दोस्तों, इसमें 4 सदस्य थे। और 4 सदस्य में कौन कौन थे तो याद रखिएगा, एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 सदस्य न्यायाधीश थे। जो मुख्य न्यायाधीश थे उसका नाम था सर एलिजा इम्पे, और जो 3 सदस्य थे उसका नाम था चैम्बर्स, लेमिस्टर और हाइड। दोस्तों हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अब जो इसके आगे का अधिनियम है उस अधिनियम का नाम है पिट्स इंडिया एक्ट। अब जो इसका नाम है दूसरे अधिनियम का पिट्स इंडिया एक्ट, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट। सवाल उठेगा दोस्तों कि पिट्स इंडिया एक्ट जो है कब आया, तो याद रखिएगा दोस्तों ये जो है 1784 ईस्वी में आया था। दोस्तों ये कब आया था दोस्तों, 1784 ईस्वी में। अब यहां पर क्या हुआ था तो याद रखिएगा, कंपनी के काम को ना बांटा गया था। याद रखिएगा दोस्तों, कंपनी के काम को बांट दिया गया था। तो क्या क्या बांटा गया था, दो रूपों में बांट दिया गया था। यहां ध्यान रखिएगा, पहला जो था दोस्तों वो क्या था, मैं बोल देता हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। पहला था नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई, जो सबसे इंपॉर्टेंट था। अब नियंत्रण परिषद की स्थापना की गई थी, और इसी के साथ साथ जो है दोस्तों व्यापारिक मंडल, कंपनी का उद्देश्य क्या था, व्यापार करना। और व्यापार करना, पहले कंपनी दोनों चीज देख रही थी, व्यापारिक मामला भी देख रही थी और राजनीतिक मामला भी देख रही थी। इसी वजह से क्या किया, कंपनी के कार्य को बांट दिया गया। अलग से राजनीतिक मामलों को देखने के लिए एक नियंत्रण परिषद की स्थापना कर दी गई, और साथ ही साथ व्यापारिक मामला को देखने के लिए निदेशक मंडल की स्थापना कर दी गई। प्रश्न में पूछेगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में किसकी स्थापना की गई थी, तो याद रखिएगा नियंत्रण परिषद की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे दोस्तों अधिनियम की ओर, और उस अधिनियम का नाम है 1786 का अधिनियम। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट अधिनियम है 1786 का अधिनियम 1786 का एक्ट। अब इसमें हम लोग बहुत महत्वपूर्ण पहलू को देखेंगे। याद रखिएगा, इसमें गवर्नर जनरल विशेष परिस्थिति में, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोलता हूं आप लोग लिख लीजिएगा, गवर्नर जनरल विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त या लागू करने का अधिकार दिया गया। किसे दिया गया, गवर्नर जनरल को। बहुत बड़ा अधिकार था ये, याद रखिएगा, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में उसके परिषद में जो कानून बनी थी, गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में जो इनकी अपनी परिषद थी और परिषद में जो कानून बनी थी, उस कानून को विशेष परिस्थिति में क्या कर सकता था, ये निरस्त या समाप्त या लागू कर सकता था। साथ ही साथ गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति दी गई। बहुत इंपॉर्टेंट, एक शक्ति तो ये मिल गई और दूसरी क्या थी, प्रधान सेनापति की। सवाल पूछेगा ये दोनों शक्ति पाने वाला कौन गवर्नर जनरल था, तो याद रखिएगा दोस्तों ये दोनों शक्ति पाने वाला अधिक व्यक्ति जो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे दोस्तों 1786 के बाद जो अधिनियम है 1793 का अधिनियम। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा 1793 का अधिनियम। 1793 का अधिनियम, इस पर हम लोग आज बहुत अच्छी बात करेंगे। याद रखिएगा 1793 का जो दोस्तों अधिनियम था, इस अधिनियम को हम लोग चार्टर एक्ट के नाम से जानते हैं। इस अधिनियम को हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों, चार्टर एक्ट के नाम से जानते हैं। सवाल उठता है कि चार्टर एक्ट क्या है। याद रखिए दोस्तों, चार्टर एक्ट को राजलेख या राजपत्र का दर्जा दिया गया। दोस्तों चार्टर एक्ट को राजलेख या राजपत्र का दर्जा दिया गया। इसमें होता क्या था, इसमें कंपनी के कार्यों को 20 वर्ष के बाद मूल्यांकन किया जाता था। अर्थात अब 93 में आया है तो यह 13 में आएगा, यह भी ध्यान में रखिएगा। कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। इसके माध्यम से हम लोग नेक्स्ट इसमें देखेंगे, एक्ट की ओर बढ़ते हैं, और उस एक्ट का नाम है दोस्तों 18 को आप जोड़ सकते हैं, 93 में 20 वर्ष जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। हेडिंग डालेंगे दोस्तों 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट।
इस अधिनियम के महत्वपूर्ण पहलू को हम लोग बात करेंगे। 1813 का जो चार्टर एक्ट था दोस्तों, यह क्या क्या काम हुआ इस अधिनियम के माध्यम से। सबसे पहली बात याद रखिएगा, इसी अधिनियम के माध्यम से भारत में ईसाई मिशनरी को भारत में धर्म की प्रचार प्रसार की अनुमति मिली। सबसे पहला याद रखिएगा। साथ ही साथ पहला तुम्हें बताया ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, दूसरा क्या था तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें कंपनी के भारत में होने वाले सारे व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए थे और यह व्यापारिक अधिकार अब ब्रिटेन के सभी लोगों को मिल गया था, यह भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ चीन के साथ होने वाले चाय के व्यापार का अधिकार कंपनी के पास अभी रहने दिया गया था, यह भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे 1813 के बाद ये कब आएगा, फिर 20 वर्ष जोड़ देंगे तो ये 33 में आएगा। 1833 का चार्टर एक्ट याद रखिएगा दोस्तों, 1833 का चार्टर एक्ट। अब इसमें हम लोग महत्वपूर्ण पहलू को पढ़ेंगे, क्या क्या काम हुआ है दोस्तों, देखिएगा दोस्तों। 1833 का चार्टर एक्ट दोस्तों याद रखिएगा, इस अधिनियम को हम लोग सेंट हेलेना का अधिनियम भी बोलते हैं, याद रखिएगा दोस्तों, इसे हम लोग सेंट हेलेना का अधिनियम भी हम लोग इसे बोलते हैं। अब सवाल उठता है इस अधिनियम में क्या क्या काम हुए, तो याद रखिए दोस्तों, हम लोगों ने 73 में पढ़ा था कि बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया और उस पद पर सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स बैठा था। अब इस अधिनियम में क्या करेगा, बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा। सबसे दूसरा काम क्या होगा दोस्तों, बंगाल के गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा और इस पद पर बैठने वाला पहला व्यक्ति कौन होगा दोस्तों, तो याद रखिएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। भारत का पहला गवर्नर जनरल जो बनेगा वह लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा और इसे संपूर्ण भारत में कानून बनाने का अधिकार होगा, याद ही रखिएगा। इसी के साथ, इसी अधिनियम के साथ कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए, अर्थात चीन के साथ जो चाय का व्यापार हो रहा था वो भी सारे व्यापारिक अधिकार समाप्त हो गए थे इसी अधिनियम से। अब क्या हुआ, अब कंपनी क्या करेगी, याद रखिए कंपनी अब भविष्य में सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक कार्य करेगी। इसी अधिनियम के साथ एक और महत्वपूर्ण काम हुआ जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है कि 1833 के अधिनियम से ही सर्वप्रथम देश की शासन प्रणाली को केंद्रीकृत किया गया था और लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग की भी स्थापना हुई थी दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा। गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति भी हुई थी दोस्तों, ये भी ध्यान रखिएगा कि 1833 में गवर्नर जनरल के परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति हुई थी दोस्तों। अब हम लोग फिर यहां से 53 में 33 का सबसे महत्वपूर्ण बात हम लोग कर लिए। अब हम लोग देखेंगे 33 के बाद 53 यानी अगला जो एक्ट आएगा चार्टर एक्ट वो कब आएगा, 20 वर्ष के बाद आएगा, तो 1853 होगा दोस्तों, 1853 का चार्टर एक्ट। अब इस चार्टर एक्ट में क्या क्या हुआ दोस्तों वो हम लोग देखते हैं 1853 का। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कितना क्या और इसमें इंपॉर्टेंट पहलू क्या क्या है। 1853 का चार्टर एक्ट में देखिएगा दोस्तों, पहली बार शक्तियों का विभाजन किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विधायी शक्ति और कार्यपालिकीय शक्ति, याद रखिएगा, विधायी शक्ति और कार्यपालिकीय शक्ति का बंटवारा इसी में हुआ था। शक्ति का विभाजन पूछेगा किस में हुआ, तो इसी में, किस रूप में, विधायी शक्ति और दोस्तों याद रखिएगा कार्यपालिकीय शक्ति के रूप में इसका विभाजन हुआ था, याद रखिएगा 1853 में। साथ ही साथ विधि निर्माण हेतु भारतीय विधान परिषद की भी स्थापना हुई थी। ये पहला पॉइंट था कि शक्ति का विभाजन हुआ विधायिकी और कार्यपालिकीय शक्ति में, और दूसरा काम क्या हुआ था, विधि निर्माण हेतु भारतीय विधान परिषद की स्थापना हुई थी। प्रश्न पूछेगा विधि निर्माण के लिए भारतीय विधान परिषद की स्थापना किस चार्टर एक्ट में हुई थी, तो 53 का। नेक्स्ट सवाल पूछता है कि 1853 में और क्या काम होता है, याद रखिएगा सिविल सेवा में भर्ती और चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का शुभारंभ इसी चार्टर एक्ट से हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जरूर अवश्य नोट कीजिएगा कि सिविल सेवा में भर्ती और चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का शुभारंभ इसी अधिनियम के माध्यम से किया गया था दोस्तों। ये चार्टर एक्ट यहां पर समाप्त हुआ। अब यहां पर सवाल पूछेगा कि कुल कितने चार्टर एक्ट आए, तो याद रखिएगा 4 चार्टर एक्ट आए थे, है ना, वहां से हम लोग ध्यान में रखेंगे। और किस किस चार्टर एक्ट में क्या क्या है वो ध्यान रखिएगा। अब अगर आपको इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिएगा, वहां पर पीडीएफ इसका आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। चलिए, इस तरह से कंपनी का शासन हमने बताया था 1773 में शुरू होगा, 1853 में समाप्त होगा, तो कंपनी का शासन यहां समाप्त हो गया दोस्तों। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रिटिश ताज का शासन, तो हेडिंग डालेंगे हम लोग, हेडिंग करेंगे ब्रिटिश ताज का शासन दोस्तों। हेडिंग है ब्रिटिश ताज, ब्रिटिश ताज का शासन।
यहां हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों ब्रिटिश ताज का शासन। ये कब से कब तक चला था दोस्तों? ये चला था दोस्तों 1858 से लेकर 1947 तक। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहां से दोस्तों आगे हम लोग